This conference will now be recorded. हमने रिग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हमने इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करना है, कोरिलेशन। कोरिलेशन बताता क्या है? रिग्रेशन तो दो वेरिएबल के दरमियान, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान में रिलेशन बताता है। तो फिर कोरिलेशन क्या चीज डिफाइन करता है? कोरिलेशन उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताता है। मतलब कोरिलेशन डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि क्या उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है बड़ा स्ट्रॉन्ग है या वीक है या फिर नॉर्मल है। तो कोरिलेशन क्या है? इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इट measures the strength of relationship between two variables। कोरिलेशन क्या करता है? दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, या ये भी कहा जाता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में इंटरडिपेंडेंस क्या है। कोरिलेशन का क्या काम है? इट मेजर द इंटरडिपेंडेंस between two variables। दोनों की बात। एक बात आपने शायद नोट की हो, जब रेग्रेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर ये वर्ड नहीं है, यहां पर है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताना कोरिलेशन का काम है। ओके की बात। फिर उसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ये कोरिलेशन में कौन कौन सी टाइप यूज होती है? सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान में सेम डायरेक्शन में वेरिएशन आ रही है, अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान में सेम डायरेक्शन में वेरिएशन आ रही है, कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी इंक्रीज आ रहा हो, या दोनों में डिक्रीज आ रहा हो, सेम डायरेक्शन हो, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लें, इफ वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स
if variation between two variables in the same direction is known as positive correlation. Is known as positive correlation. अच्छा, ऊपर आप ये भी लिख लें कि कोरिलेशन को डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आर. इट इज डिनोटेड बाय आर. तो आगे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को या कोरिलेशन को आर से डिनोट कर दिया करेंगे. तो अगर दो वेरिएबल के दरमियान में सेम डायरेक्शन में चेंजेस आ रही है, मतलब दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. उसके बाद आप लिखें पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन. पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन. पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन में फर्क क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन में कोई भी चीज परफेक्ट जब होती है, जो कि रियलिटी के बहुत करीब बात नहीं है ये कि कोई भी चीज 100% परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी ये कांस्टेंट चीजों में इस्तेमाल हो सकती है. इफ वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स in the same direction with same ratio डायरेक्शन भी सेम हो, रेशियो भी सेम हो, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन. is known as positive perfect correlation. अब जरा गौर फरमाइएगा कि अगर हमारे पास x और y है, x की वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, और y की वैल्यू है 5 है, 20 है और 100 है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं. और अगर इसी चीज की एग्जांपल मैं पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन में दूं कि सपोज दैट हमारे पास डाटा है 10, 8, 6 और 4, और यहां पर हमारे पास आ जाता है 80, 70, 60 और 50. ये है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन की एग्जांपल. आप यहां देख रहे हैं कि हर 2 के डिक्रीज के बाद y के अंदर 10 का डिक्रीज आ रहा है. हर 2 के डिक्रीज के बाद y में 10 का डिक्रीज आ रहा है. सेम रेशियो के साथ चेंजिंग आ रही. क्या हो रहा है? सेम रेशियो के साथ चेंजिंग आ रही है. और पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन में r हमारा +1 होता है. पॉजिटिव कोरिलेशन में r की रेंज क्या होती है? 0 और
1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में, और पॉजिटिव कोरिलेशन में R हमेशा +1 होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर सिंपल बताया जाए तो 0 और 1 की रेंज में, और अगर पॉजिटिव परफेक्ट की बात कर ली जाए तो उसमें R +1 होता है। फिर आ जाए जरा नेगेटिव कोरिलेशन में। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होना चाहिए। इफ द वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीजें कम हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके माँ बाप की नजर में आपकी अकल कम होती जा रही है। साइंटिफिकली एज बढ़ने से आईक्यू लेवल बढ़ता है और ये पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन माँ बाप की नजर में ये हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन ही होता है। तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है जनाब कि इफ द वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, इफ द वेरिएशन between two variables in opposite direction, if the variation between two variables in opposite direction is known as negative correlation, is known as negative correlation। और इसकी जो रेंज है वो -1 और 0 के दरमियान में होती है। मतलब एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे वेरिएबल कम हो रहा है उस वजह से, और अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है। दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन, इनवर्स रिलेशन। फिर हम आ जाते हैं नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन पे। अब आपको पता तो चल गया होगा नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन जिसमें हमारे आर का आंसर -1 आता है। इफ वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स if variation between two variables in opposite direction with same ratio is known as negative perfect correlation। डन होगी बात। इसके बाद इसकी लास्ट और फिफ्थ टाइप है नल कोरिलेशन, जिसमें आर का आंसर 0 आता है
मतलब जो दो वेरिएबल्स आप ले रहे हो उनका आपस में रिलेशन ही नहीं है। जो दो वेरिएबल्स आप ले रहे हो उसका आपस में रिलेशन ही नहीं है। There is no relation between two variables. पेपर में इसकी कोई भी डेफिनेशन तो लिखनी नहीं आएगी आपको। आपको दो वेरिएबल्स बताए जाएंगे और उसके दरमियान वो रिलेशन पूछ लेगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है या नल कोरिलेशन। तो हम बारी बारी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। जी, तो सबसे पहले एज एंड IQ लेवल बताएं जनाब, कौन सा कोरिलेशन है? नल कोरिलेशन है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? एज एंड IQ लेवल अपनी अम्मी से भी पूछ के बताएं। चलें, पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद शूज साइज एंड IQ लेवल। शूज साइज का पता है ना, जो हर बंदे का शूज साइज डिफरेंट होता है। तो शूज साइज IQ लेवल पे किस हद तक डिपेंड करता है? ये नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव? जल्दी बताएं। ये नल कोरिलेशन है, क्योंकि शूज साइज का IQ लेवल के साथ ताल्लुक नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि वालदैन के शूज का साइज शायद हमारे IQ लेवल पर डिपेंड करता है, कि जिस बंदे की जितनी ज्यादा छित्रोलॉजी होती है उसका IQ लेवल बेहतर होता है। चलें जी, उसके बाद पेपर में बड़े मशहूर क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक एम्प्लॉई है, उसके वेट एंड और उसकी सैलरी में क्या रिलेशन है? वेट और सैलरी में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन? नल कोरिलेशन। एज एंड सैलरी का बताएं। एज एंड सैलरी, इनका आपस में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव या नेगेटिव? एज और सैलरी का भी नल कोरिलेशन है। एज के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ती, बल्कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती है। ठीक हो गया। और बड़े बड़े मशहूर रिलेशन हैं प्राइस एंड डिमांड, कि किसी भी चीज की कीमत अगर बढ़ जाए तो उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव कोरिलेशन। प्राइस एंड सप्लाई, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये जाकर आप लोग कैफ में पढ़ोगे भी सही, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मेन पेपर में सवाल आ जाता है, वो दो रिलेशन बता देता है और आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ जनाब, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या इसमें नेगेटिव कोरिलेशन। उपयोगी बात। उसके बाद आपने देखा कि आपका क्वेश्चन में कोरिलेशन 0 भी हो सकता है, ऐसा ही है।
उसके बाद आपका कोरिलेशन हम इसके कुछ हिस्से बना लेते हैं। आपका कोरिलेशन -1 भी हो सकता है और आपका कोरिलेशन +1 भी हो सकता है। डन। यहां पर आ जाता है -0.9, बल्कि एक और हिस्सा भी बना लो इसका। यहां पर लिख लो -0.1, यहां पर लिख लो +0.1 +0.90। ये मेन करने का मकसद ये है कि पेपर में जब आपको सवाल आता है तो वो इस तरह की सिचुएशन भी दे देता है। एक आपका ये पोर्शन है, मेन। एक आपका ये है जहां से सवाल आता है मेन। और एक आपका जो मिडल में पोर्शन चल रहा है वो है। ओके की बात। अब आ जाओ जरा, यहां पर तो ये तो हो गया ना नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। ये क्या हो गया? नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। और अगर आपका आंसर इस रेंज के अंदर है, मतलब -0.9, -0.95, -0.98, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। या इसको कहा जाता है हाई नेगेटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन या हाई नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब रिलेशन क्या है कि एक चीज वैल्यू अगर बढ़ रही है तो स्ट्रांगली दूसरी चीज उसको फॉलो कर रही है। उसके बाद ये जो पोर्शन है, फिर ये पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन हो गया +1। पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। और अगर फिर ये चीज क्या हुई, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब यह है कि परफेक्ट के करीब करीब। कभी कभी पेपर में वो परफेक्ट और हाई पॉजिटिव को एक मीनिंग में भी ले लेता है। कभी कभी वो परफेक्ट को और स्ट्रॉन्ग को एक मीनिंग में ले लेता है तो भी काम चल जाता है। उसके बाद ये हमारा है कि -0.1 और 0 के दरमियान में अगर बात आ जाए तो हम इसको कहेंगे वीक या लो। वीक या लो नेगेटिव कोरिलेशन। और इसको क्या कहेंगे? वीक या लो पॉजिटिव कोरिलेशन। 0 वाले को हम क्या कहते हैं? नल कोरिलेशन।
और जो बाकी सिस्टम है उसको अब वो पेपर में आज तक कभी नहीं आया, वैसे अगर उसको बोले तो उसको हमें कहते हैं मॉडरेट। बाकियों को क्या कहते हैं? मॉडरेट। तो पेपर में 1 नंबर का सवाल ये आपको आ जाता है कि वो एक वैल्यू बता देता है, कहता है बताओ ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, या वो कह देता है ये बताओ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है या सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये सवाल पेपर में अक्सर पूछा गया है 1 नंबर का। ओके होगी बात? और ये बात वैसे भी आपको याद रहेगी। उसके बाद हम इसके फिलहाल फार्मूलाज पे चलते हैं। फार्मूलाज के बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। पहले हम इसके फार्मूलाज कर लेते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो फार्मूलाज की प्रैक्टिस करने के लिए हम सारे ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। और एक बात याद रखें कि अगर रिग्रेशन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है तो कोरिलेशन भी उतना ही है। लाजमी पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी एक रिग्रेशन लाइन y on x। तो मेरे भाई मैं उसके फार्मूलाज रिपीट करने लगा हूं, तो काइंडली आप भी दोबारा रिवाइज करें, लिखें, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपको याद होगा इसका एक फार्मूला हमने लिखा था n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर। याद आया ये फार्मूला? फिर हमने एक और फार्मूला लिखा था समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन समीशन वाई स्क्वायर, सॉरी एन नहीं आएगा, ये दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। फिर हमने इसका एक फार्मूला लिखा था समीशन एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। उसके बाद एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स। ये हमने 4 फार्मूलाज लिखे थे, ये आपने अभी मेरे साथ लिखने हैं। ओके की बात? उसके बाद नेक्स्ट हमने रिग्रेशन लाइन x ऑन y मतलब x इज इक्वल टू a प्लस बी, y के जो फार्मूलाज लिखे थे वो भी यही है। सर मेरे साथ लिखने हैं आपने bx ऑन y n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल का स्क्वायर। फिर हमने दूसरा फार्मूला लिखा
summation x y minus n x bar y bar over summation y square minus n y bar whole का square। थर्ड वन इसका फार्मूला बन गया फिर summation x minus x bar y minus y bar over summation y minus y bar का square। And last one is sxy over s square y। ओके होगी बात। फिर उसके बाद आ जाओ कोरिलेशन में। कोरिलेशन के फार्मूलाज में हम इसको R से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या बनेगा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर इंटू n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल का स्क्वायर अंडर रूट। दोनों फार्मूलाज के डिनोमिनेटर को इकट्ठा किया हुआ है। कोरिलेशन के अंदर दोनों ही वेरिएबल नीचे आते हैं, ऊपर सबका सेम है फार्मूला। R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। तो जरा फिर इसका डिनोमिनेटर आप मुझे लिखकर बताएं, जल्दी करें जरा। समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। डन होगी बात। नेक्स्ट फार्मूला समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। गॉट इट। एंड थर्ड वन इज R is equal to sxy over sx sy। क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं लिखा। और इसके सप्लीमेंट में भी कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, वो भी काइंडली नोट फरमा लीजिए। एक फार्मूला आपको याद होगा, इस्तेमाल होता है यहाँ पे समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n कोवेरियंस का। एक फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n एस स्क्वायर वाई समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर n। ओके होगी बात। एक और फार्मूला भी लिखा जाता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके आप कोई भी अजीब सा फार्मूला गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पेपर में कभी फाइंड करने नहीं आए, लेकिन कोई और चीज फाइंड करने के लिए ये लाजमी इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद हमने ये फार्मूलाज एक दफा देख लें। ठीक है जनाब, ये फार्मूलाज ही मेन इस्तेमाल होते हैं, या फिर हम कैलकुलेटर से भी वैसे रेग्रेशन और कोरिलेशन को सीखेंगे जरूर, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए वहां पे जाके। उसके बाद बात आती है, अभी मैं इसकी थ्योरेटिकल बातें खत्म करने लगा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं, लेकिन इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसमें क्या करते हैं जनाब, आर स्क्वायर की बात हो रही होती है। जो कोरिलेशन आप फाइंड करते हो ना, उसका स्क्वायर ले लो बस, तो वो बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। फिलहाल आप इसी बात पर ही राजी रहें। कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बातें पढ़ेंगे, कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और कल ढेर सारे हमने क्वेश्चन करने हैं बेसिक टाइप के। लेकिन अभी आपने, जो आपके पास असाइनमेंट है, उसके कोरिलेशन के पहले 5 क्वेश्चन करने हैं सीक्वेंस वाइज। जहां पर लिखा होगा ना कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करो या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करो, उसके आपने पहले 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा कोरिलेशन का। कल और परसों 2 लेक्चर कोरिलेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाशिर ने कहा है कि सेल्फ टेस्ट का नहीं, हाशिर भाई आपको जो क्लास असाइनमेंट दी है उसके सवाल की बात कर रहा हूं। जो आपको क्लास की असाइनमेंट दी है उसके पहले तो कुछ रिग्रेशन के क्वेश्चन हैं और कुछ कोरिलेशन के हैं। आपने सीक्वेंस वाइज देखना है, जो पहले 5 कोरिलेशन के क्वेश्चन होंगे वो करने। ठीक है मेरे भाई, कल हम इसकी प्रॉपर्टीज और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके की बात, ओके जी, अल्लाह हाफिज।